करौली के कोटा मामचारी ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में बदलने के विरोध में ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद ग्रामीण धरने पर बैठ गए। इस दौरान ग्रामीणों ने विरोध में गांव की दुकानें भी बंद कर दी। ग्रामीणों ने इंग्लिश मीडियम विद्यालय के साथ ही हिंदी मीडियम की कक्षाएं संचालित करने की मांग की। प्रदर्शन की सूचना पर सीबीओ राम खिलाड़ी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों का मांग पत्र शिक्षा निदेशालय बीकानेर को भेजा है। निदेशालय से दिशा निर्देश प्राप्त होने के बाद ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन ग्रामीण इंग्लिश मीडियम के साथ हिंदी मीडियम कक्षाएं संचालित नहीं होने तक विद्यालय का गेट बंद रखने पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हिंदी मीडियम के छात्रों के सामने पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया है। नजदीकी ढाणियों में प्राथमिक विद्यालय होने के कारण कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को तो कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन कक्षा 6ठी से 8वीं तक के छात्रों को पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। भरतपुर में सड़क निर्माण में घटिया सामान के इस्तेमाल के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। मामला बयाना उपखंड के सिंघान खेड़ा गांव का है। गांव वालों ने ठेकेदार की ओर से कराए जा रहे काम पर सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत से सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण सड़क बनने के तुरंत बाद ही उखड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य में मिट्टी पर ही डामरीकरण कराया जा रहा है। इस मामले को लेकर अधिकारियों के भी लापरवाही सामने आई, क्योंकि ग्रामीणों की कई बार शिकायत के बाद भी किसी ने मौके तक जाने की जहमत नहीं उठाई। ये हालत उस जिले की है जिस जिले से पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव खुद आते हैं। ये हमारी प्रशासन द्वारा 30 फुट चौड़ाई बगलन में हमारी साड़ लेकारी जाए और हम इस गांव की सड़क के लिए बहुत परेशान थे, क्योंकि इसमें कोई खतरा का काम तो हमने 20 बार इसका इत्ते किया जब ये मंजूर कराई, और आज घटिया सामग्री डर रही है। पूरा प्रशासन देखे और सारी चीज तुम्हारी निगाह में है। मॉनसून की भारी बारिश से जहां भीषण गर्मी से राहत मिली है, खेती के कामों में तेजी आ गई है, वहीं कई जगहों पर ये बारिश मुसीबत साबित हो रही है। खासकर कई जगहों पर पानी भरने से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सीकर में भी भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। जिले के फतेहपुर कस्बे में रविवार रात हुई तेज बरसात के बाद एक बस रेलवे अंडरपास में भरे पानी में फंस गई। बस में करीब 25 यात्री थे जो करीब 1.5 घंटे तक पानी में फंसे रहे। इस दौरान यात्रियों की सांसें अटकी रहीं। जानकारी के मुताबिक बीकानेर से खेतड़ी जा रही बस फतेहपुर के मंडावा पुलिया के पास से निकल रही थी। इसी दौरान पानी ज्यादा होने की वजह से बस पानी के बीच में फंस गई। पुलिया में पानी इतना ज्यादा भरा था कि बस की सीढ़ियों के ऊपर तक आ गया। आसपास के लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। काफी मशक्कत के बाद बस को बाहर निकाला जा सका। इस दौरान करीब 10 घंटे तक 25 यात्रियों की सांसें अटकी रही। धौलपुर में भी सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव के मंदिरों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आने लगी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों ने जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। सैपऊ महादेव, अचलेश्वर महादेव, चोपड़ा महादेव, भूतेश्वर महादेव शिवालयों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंच गए। भक्तों ने पुष्प, दुग्ध, शर्करा, रोली, गंगाजल, बेलपत्र, आक धतूरा भगवान शिव को अर्पण किए और सुख शांति की कामना की। इस साल सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। चारों सोमवार में साधना और आराधना का अच्छा योग बन रहा है। कोरोना की वजह से जबकि 2 साल बंद रहा था, इसलिए भक्तों की संख्या कम रही थी। इसलिए अत्यधिक देखा जा रहा है कि श्रावण मास में जो पहला सोमवार है उसमें घंटे 2 घंटे में वो संख्या इतनी भक्तों की बढ़ चुकी है कि काफी भीड़ हो चुकी है। भरतपुर में सावन के पहले महीने के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में भक्तों की कतार देखने को मिली।
दूर दूर से लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंचे। भरतपुर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर बयाना में प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर पर भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर करीब 200 वर्ष पुराना है। रियासतकालीन मंदिर पर बड़ी संख्या में भक्तों की तादाद देखने को मिली। बयाना शुरू से ही भगवान शिव के भक्तों की नगरी के रूप में जाना जाता है। बयाना में कई प्राचीन मंदिर है जहां भोलेनाथ की पूजा करने के लिए लोग पहुंचते हैं। सावन का पहला सोमवार है और ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। जैसा नाम से प्रतीत होता है कि यहाँ पे मांगी गई मन्नतें और मनौतियाँ एकदम पूरी होती हैं, इसलिए इसको सिद्धेश्वर महादेव कहा जाता है। सावन के पहले सोमवार को लेकर वाराणसी एक बार फिर से केसरिया रंग में रंगा नजर आया। बम बोल के जयकारे के साथ कांवड़ियों ने गंगा में स्नान किया और फिर बाबा का जलाभिषेक किया। गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। गंगा में स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने दान पुण्य किया। पहली बार यहाँ ललिता घाट से सीधे भक्त मंदिर में पहुँचे, यानी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद लोगों ने गंगा स्नान के बाद सीधे भोलेनाथ के दर्शन किए। यहाँ भक्तों के लिए रेड कारपेट बिछाए गए थे। काशी में सावन के प्रत्येक सोमवार को उनका अलग अलग स्वरूप में श्रृंगार किया जाता है। सावन के पहले सोमवार को महादेव अपने भक्तों के कल्याण के लिए मानव रूप में विराजमान होकर दर्शन देते हैं, जबकि सावन के दूसरे सोमवार को शिव शक्ति स्वरूप में, तीसरे सोमवार को अर्धनारीश्वर स्वरूप में और चौथे सोमवार को रुद्राक्ष श्रृंगार किया जाता है। सावन के पहले सोमवार पर पूरे देश के शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। इस मौके पर देश की राजधानी दिल्ली भी शिव भक्ति में डूबी दिखी। शहर के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। चांदनी चौक के गौरीशंकर मंदिर में तो सवेरा होते ही मंदिर परिसर में भोले के भक्तों का आगमन शुरू हो घंटों तक जारी रहा। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं को जाने की मनाही थी, लेकिन इस साल स्थिति बिल्कुल ठीक है। यही कारण है कि राजधानी दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक चांदनी चौक के गौरीशंकर मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। मंदिर के अंदर झांकियां सजाई गई हैं, जिससे भगवान भोले के भक्त पूजा अर्चना करने के साथ साथ सुंदर झांकियों का भी आनंद उठा सकेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। साथ ही आज सुबह से स्वयं सेवकों की भी तैनाती कर दी गई थी। सावन के महीने में देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ होती है। विशेषकर सावन के सोमवार पर शिव भक्त बड़ी आस्था श्रद्धा के साथ शिव की आराधना करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। सावन के पहले सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों भक्तों ने महाकालेश्वर के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना की। भक्तों की भारी भीड़ से भगवान महाकालेश्वर की नगरी शिवमय हो गए। इससे पहले तड़के भस्म आरती के दौरान भांग और चंदन से श्रृंगारित कर महाकालेश्वर की सौम्य आकृति बनाई गई। भगवान महाकालेश्वर का राजा के स्वरूप में अद्भुत श्रृंगार किया गया। पुजारियों ने हल्दी चंदन आदि लगाकर उन्हें श्रृंगारित किया। भस्मी रमाने वाले बाबा महाकाल को पहले जल दूध से स्नान कराया गया। इसके बाद दही, शहद और फलों के रस से बने पंचामृत अभिषेक पूजन कर भस्मी रमाई गई। बूढ़े माँ बाप ने बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर जाने की इच्छा जताई और इस इच्छा को पूरा करने के लिए बेटा बहू बन गए श्रवण कुमार। बेटा और बहू ने कावड़ तैयार कराई और कंधे पर लाद कर चल पड़ा माँ पिता को बाबा नगरी के दर्शन कराने। कावड़ को आगे से बेटे ने उठा रखा है तो पीछे बहू लगी हुई है। बिहार के जहानाबाद के रहने वाले चंदन कुमार और बहू रानी देवी जो कर रहे हैं, इस कलयुग में चमत्कार ही कहा जा सकता है। इसलिए तो सभी इस चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर के लिए प्रस्थान किया। चंदन कुमार ने बताया कि वो हर महीने सत्यनारायण व्रत करते हैं और इसी दौरान मन में इच्छा हुई कि माता पिताजी को बाबा धाम ले जाने की, लेकिन माता और पिताजी बुजुर्ग हैं, तो ऐसे में 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा पैदल तय संभव नहीं था। पत्नी रानी देवी को बताया तो उन्होंने भी इसमें अपनी भागीदारी देने की हिम्मत दी, जिसके बाद मैंने निर्णय लिया कि माता पिता को हम कावड़ में बैठाकर बाबा धाम ले जाएंगे।
मॉनसून जोरों पर है, इसके साथ ही खेती के काम ने भी जोर पकड़ लिया है। ऐसे में किसान खेतों की जुताई बुआई में जुटे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पशुओं के चारे की भी चिंता है। जोधपुर के पंचायत समिति लूणी के धिंगाणा में लोगों ने स्वार्थ से उठकर गायों और अन्य पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए दर्जनों ट्रैक्टर की मदद से चारागाह की जुताई कर डाली। धिंगाणा में करीबन 200 बीघा गोचर भूमि है, जहां पर ग्रामीणों ने युवाओं के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर संपूर्ण गोचर भूमि में सेवण, धामन, कुर्रा घास लगाने का मन बनाया। इस पुनीत कार्य में सभी ट्रैक्टर मालिकों ने अपने ट्रैक्टर की सुविधा भी फ्री कर दी, तो कुछ भामाशाह ने घास के बीज फ्री उपलब्ध करवा दिए। कई लोगों ने ट्रैक्टरों के लिए डीजल की व्यवस्था करवाई, तो कई लोगों ने जुताई में जुटे लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करवाई। देखते ही देखते ट्रैक्टरों का कारवां बढ़ता गया और चंद घंटों में पूरी जमीन की जुताई कर घास की बुआई कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के मौके पर रविवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में गैर सरकारी संगठनों, राजनीतिक दलों, छात्र समूहों आदि समेत कई तिब्बती संगठनों ने चीन की दमनकारी नीतियों और तिब्बत पर अवैध कब्जे के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। तिब्बती लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से तिब्बत के लोगों पर चीनी सरकार द्वारा अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ मोर्चा खोला। तिब्बती महिला संघ, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ तिब्बत और गुचू सम मूवमेंट एसोसिएशन ऑफ तिब्बत ने धर्मशाला के मैक्लोडगंज में मुख्य चौक पर चीनी अत्याचारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। तिब्बती महिला संघ की उपाध्यक्ष सेरेंग डोल्मा ने कहा कि 20वीं शताब्दी के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 1949 में तिब्बत के अमदो और खाम प्रांतों पर कब्जा करके तिब्बत पर आक्रमण शुरू किया। 1959 में चीन ने पूरे तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा किया और अत्याचार किए। उन्होंने कहा कि कई तिब्बती लोगों ने चीनी उत्पीड़न के कारण कठोर उत्पीड़न, यातना, कारावास झेला है और जान गंवाई है। धौलपुर में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में डायमंड जुबली समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी ने दीप प्रज्वलित कर विवेकानंद सभागार में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान आरएमएस धौलपुर के कैडर्स ने कई शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में गणेश वंदना के साथ पुलवामा हमले पर आधारित प्रस्तुति के जरिए छात्रों ने मां भारती के गुजरात के सूरत में लोग 5 स्टार होटल में खाने से ज्यादा स्ट्रीट फूड खाने के लिए बेचैन रहते हैं। स्ट्रीट फूड का खास मजा क्या होता है और छुट्टी कैसे सेलिब्रेट की जाती है, ये भी आप सूरत के लोगों से जान सकते हैं। जी हाँ, सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के रूप में लोकप्रिय सूरत अपने टेस्टी स्ट्रीट फूड के लिए भी बेहद मशहूर है। दूर दूर से आने वाले यात्रियों को आकर्षित करने वाला ये डेस्टिनेशन पर्यटकों को प्रभावित करने में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ता। यहाँ सड़क के किनारे कई स्टॉल लगे रहते हैं, जहाँ आप सूरत के कई टेस्टी स्ट्रीट फूड का स्वाद चख सकते हैं। खास तौर पर शाम के वक्त यहाँ लोग अपने घरों से निकलकर इन टेस्टी व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। इस दौरान लोग सूरत की लोचो डिश, ऊंधियो डिश, सूरती सेव, खमानी स्ट्रीट फूड, आइस डिश, रसवाला खमन ढोकला, नान खटाई और पोंक वड़ा जैसे लजीज व्यंजनों का जमकर लुत्फ उठाते हैं। हार्दिक पांड्या के ऑलराउंड प्रदर्शन और ऋषभ पंत के पहले वनडे शतक की बदौलत टीम इंडिया ने तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। भारत ने 8 साल बाद इंग्लैंड को उसके घर में वनडे सीरीज में हराया। इससे पहले 2014 में हुई सीरीज में टीम इंडिया ने 3-1 से जीत हासिल की थी। इंग्लैंड की टीम टॉस हार कर पहले बैटिंग करते हुए 45.5 ओवर में 259 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। हार्दिक ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। जवाब में भारत ने 42.1 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। चैलेंजिंग टारगेट का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 38 रन के स्कोर तक 3 और 72 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए। शिखर धवन, कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली 17-17 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव भी 16 रन ही बना सके।
इसके बाद पंत और हार्दिक ने 5वें विकेट की साझेदारी में 133 रन जोड़कर भारत को जीत के ट्रैक पर ला दिया। हार्दिक जब आउट हुए तब भारत का स्कोर 205 रन हो चुका था। इसके बाद पंत ने चौकों की बौछार करते हुए टीम इंडिया को जीत दिला दी। भारत ने ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 5 विकेट से मात देकर 8 साल बाद उसी के घर में उसे मात देने का कारनामा कर दिखाया। इस उपलब्धि को पाने में कई खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन सबसे अहम भूमिका निभाई हार्दिक पांड्या ने। सीरीज में 1-1 की बराबरी के बाद तीसरा मैच फाइनल की तरह था और इस मैच में हार्दिक ने बैट और बॉल से शानदार प्रदर्शन कर दिखा दिया कि वो सबसे बड़े मैच विनर हैं। हार्दिक ने पहले अपनी धारदार गेंदबाजी से इंग्लैंड को बड़ा स्कोर करने से रोका और 24 रन देकर इंग्लैंड के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाते हुए करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की। उसके बाद जब बैटिंग की बारी आई तो 72 रन पर 4 विकेट गंवाकर लड़खड़ा रही टीम इंडिया को पंत के साथ बेहतरीन शतकीय साझेदारी कर न सिर्फ उबारा बल्कि उसे जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने T20 और वनडे दोनों फॉर्मेट में एक मैच में हाफ सेंचुरी और 4 विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया। इस सीरीज में पांड्या ने कुल 6 विकेट लिए और 100 रन बनाए। इस शानदार हरफनमौला प्रदर्शन के लिए उन्हें श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। 260 रन का लक्ष्य पीछा करने उतरी टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने कई शानदार शॉट लगाकर बेहतरीन शुरुआत की, लेकिन पहले धवन, फिर कप्तान रोहित और उसके बाद अच्छे टच में दिख रहे विराट कोहली एक के बाद एक तीनों चलते बने और स्कोर बोर्ड पर टंगा था सिर्फ 38 रन। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत ने साझेदारी करने की कोशिश की, लेकिन टीम का कुल स्कोर 72 पर पहुंचा ही था कि सूर्य कुमार यादव भी आउट होकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडराने लगा और 8 साल बाद सीरीज जीत के मंसूबे ध्वस्त होते दिखे। लेकिन खेल में ट्विस्ट बाकी था। ऋषभ पंत और हार्दिक की जोड़ी ने खौफनाक होते इंग्लिश गेंदबाजों की पहले धार कुंद की और फिर मैदान पर इंग्लैंड के फील्डर दौड़ते भागते नजर आए। शुरुआत में तो हार्दिक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते नजर आए, लेकिन असली रंग दिखाया ऋषभ पंत ने। पंत ने हार्दिक के साथ 5वें विकेट के लिए 133 रन की साझेदारी कर पहले भारत को सुरक्षित जगह पर ला खड़ा किया और उसके बाद पंत के बल्ले ने ऐसी आग उगली कि इंग्लैंड का हर गेंदबाज पानी मांगता नजर आया। खासकर डेविड विली की ऐसी खबर ली कि 1 ओवर में 5 चौके जड़ डाले। पंत ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और वनडे करियर की पहली सेंचुरी बनाकर भारत को शानदार जीत दिला दी। इसके साथ ही वनडे सीरीज में इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने का सपना 8 साल बाद साकार हुआ। करीब 3 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी वापसी से चर्चों में रहे दिनेश कार्तिक अगले वेस्ट इंडीज दौरे के लिए तैयारी में जुटे हैं। जयपुर में पूर्व भारतीय क्रिकेटर पंकज सिंह की अकादमी में उन्होंने 3 घंटे से ज्यादा अभ्यास में पसीने बहाए। इस दौरान बल्लेबाज के अभ्यास में उन्होंने जमकर चौके छक्के बरसाए। इस दौरान उन्होंने जयपुर के नवोदित खिलाड़ियों को क्रिकेट के गुण भी सिखाए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में दिनेश कार्तिक ने कहा कि भारतीय टीम में अपनी जगह बनाना काफी चैलेंजिंग है, जहां नए टैलेंट हैं और हर एक खिलाड़ी यहां अपनी खासियत रखता है। ऐसे में इस टीम में अपनी जगह मजबूत करने के लिए काफी मेहनत करनी होती है। भारतीय टीम के 22 जुलाई से शुरू होने वाले वनडे और T20 श्रृंखला की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि उनका फोकस अगले T20 मैचों को लेकर है। देश के 15वें